अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, आज के प्रोग्राम में कुछ आपके सामने इंटरनेशनल चीज़ें रखूँगा। अजीज़ दोस्तों, भारत के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, उसका प्रॉफिट रिकॉर्ड तोड़ रहा। 114 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट रहा है। सॉरी, दुनिया भर के बैंकों, रिज़र्व बैंक हैं या स्टेट बैंक हैं जो उनके कंट्रीज़ की लॉस में जा रही हैं, लेकिन भारत का रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ज़बरदस्त प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 114 बिलियन डॉलर का ऑपरेटिंग लॉस कैलेंडर ईयर 2023 के लिए बताया है। इसी तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी 86 बिलियन पाउंड का लॉस बताया है। और इस तरह बाकी सब के लॉस में जा रहे हैं, लेकिन भारत का प्रॉफिट में है। भारत की इकोनॉमिक फास्टेस्ट बूमिंग है, 5 ट्रिलियन क्रॉस कर गया। बिफोर एस्टिमेटेड जो टाइम था उससे बहुत पहले कर लिया। भारत के मैं खुद 2 बार आया हूँ इन्हीं 2-3 सालों में, और पूरे भारत में घूमता रहा हूँ। मैंने जो प्रोग्रेस देखी है, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि भारत के लोग यूरोप के बराबर इनकम हो गई है ये, लेकिन स्टिल जिस तेज़ी से चेंजेस आए हैं डिजिटलाइजेशन के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, आपके जो यूटिलिटी सर्विसेज की प्रोविज़न है, पानी वगैरह, हालांकि मामला कहीं ख़राब भी हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी पिछले दिनों। आपको पता है मैं यहाँ पे लेट सोने जाता हूँ, तो मैं जब सोने जाता हूँ तो भारत में सुबह हो रही होती है। तो सुबह भारत के 6 बजे उसका फ़ोन आया। तो मतलब मैंने मैसेज किया था कुछ उसका, तो वो समझ गया कि मैं जाग रहा हूँ, तो उसने मुझे फ़ोन किया। तो मैंने कहा आप इतनी 6 बजे उठ गए? बोला भाई यहाँ पे हमारे यहाँ सिर्फ 6 से 7 पानी आता है। मैंने कहा 6 से 7 सिर्फ 1 घंटा? बोला हाँ, वो भी कभी जहाँ से पानी चढ़ता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो पानी नहीं आता। तो है मसाइल, नो डाउट। तो 24 घंटे में 1 घंटा पानी आता है, लेकिन स्टिल भारत की प्रोग्रेस पिछले 10 सालों में जो रही है वो पिछले 70 सालों की शर्मा दे उनको। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। आजकल करण थापड़ वापस एक्टिव हो गए हैं। वैसे कब एक्टिव नहीं थे ये दोनों भाई बहन, करण और रमेला थापड़। ये हमेशा से एंटी भारत नैरेटिव को प्रमोट करते रहे हैं। आजकल इनके इंटरव्यूज़ करण के काफ़ी चल रहे हैं, लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपको करण का थोड़ा, ज़ाहिर है आप इंडियन हो, आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन थोड़ा जो मुझे पता चला है कि करण थापड़ के फादर और रोमेला थापड़ के अंकल जनरल प्राणनाथ थापड़ थे। नेहरू ने इनको आर्मी चीफ बनाया था, क्योंकि नेहरू सिर्फ अपने भरोसे के लोगों को आगे बढ़ाता था, जिसको वो पर्सनली रिश्तेदारी थी या जान पहचान थी, उनको ही आगे बढ़ाता था। जनरल कारियप्पा ने नेहरू को कहा था कि जनरल थोराट को आप आर्मी चीफ बनाएं। वो चाइना बॉर्डर पे काफ़ी अरसा काम कर चुके हैं और चाइना के हवाले से उनका एक्सपीरियंस काफ़ी है। याद रहे कि उस वक्त तक पाकिस्तान इंडिया की सिर्फ वो 48 में कश्मीर के हवाले से जंग हुई थी, बाकी 65 और 70 की वार अभी नहीं हुई थी। लेकिन नेहरू ने जनरल थोराट को नहीं बनाया और जनरल थापड़ को बनाया, करण थापड़ के फादर को आर्मी चीफ। थापड़ को कोई एक्सपीरियंस नहीं था चाइना के बॉर्डर का या चाइना के हवाले से, और जनरल थोराट को रिटायर कर दिया गया। 62 की वार में जनरल थापड़ की लीडरशिप में और नेहरू की लीडरशिप में भारत ने चाइना से जंग हारी। 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना ने कब्ज़ा कर लिया, जो आज तक कब्ज़े में है। और फिर जंग के बाद ज़ाहिर एक मॉरलिटी है, रिज़ाइन करना पड़ता है। पाकिस्तान जैसे 3rd क्लास मुल्क में भी याह्या खान 71 की जंग के बाद रिज़ाइन कर गया ना। 65 की जंग के बाद अयूब खान ने इसलिए नहीं किया कि हमें यही बताया गया कि हम जंग जीते हैं, आज तक यही बताया जा रहा है। खैर, लेकिन थापड़ ने रिज़ाइन किया तो उसको बजाय इसके कि जलील किया जाता कि तुम जंग हारे हो ये वो, उसको एम्बेसडर बना के बाहर भेज दिया। भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे पे वो लाइफ इंजॉय करता रहा।
अजीज़ दोस्तों, एक और ख़बर सामने आई है कि ये बंगाल में जो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उन्होंने पुलिस रिक्रूटमेंट की लिस्ट दी है। मैं क्या बोलूँ आपको, आप कहोगे कि तुम हिंदू मुसलमान करते हो, उसमें मेजॉरिटी मुसलमानों को पुलिस में भर्ती किया गया है। एस.के. मसूद, राजीव सरदार, सुमन माइती, एस.के. रहमत, अख्तर उल आलम, मुल्ला नूरुल हसन, मोहम्मद आसिफ मामून, नज़ीरुद्दीन दफादार, मोहम्मद अहद अंसारी, मतलब सारे मुसलमान हैं। ये इतने मुसलमान वहाँ पे भर्ती किए जा रहे हैं। मेजॉरिटी आज भी बंगाल की हिंदू है। अजीज़ दोस्तों, बाबर की एक स्पीच थी, छोटी सी स्पीच थी हिस्ट्री की, जो ये साहब आपके सामने रख रहे हैं, और मैं 2 मिनट की ये आपको स्पीच सुनाऊंगा। ये तो मुसलमान पब्लिक को, मुसलमान युवा को वो स्पीच सुना के उनके जज्बात वो कर रहा है। मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आप भी ये चीज़ों पे गौर करें। बाबर ने कहा मुझे 5 मिनट दो, उसके बाद बताना कि वापस चलना है कि लड़ना है। बाबर ने वहाँ दुनिया का सबसे छोटा खुतबा दिया था। मैं आपके सामने वो खुतबा देने जा रहा हूँ। दुनिया की सबसे छोटी स्पीच दी थी। अगर आप समझ गए, ऐसा मेरे आईएएस के बच्चे दिल्ली में करते हैं। वो ये 4 लाइन लिख कर जहाँ बैठ कर टेबल पे पढ़ते हैं, उसके सामने चिपका देते हैं। कहते हैं सर, जब भी थकान महसूस होती है हम बाबर की ये स्पीच पढ़ते हैं, जो दुनिया की सबसे छोटी स्पीच है, हमें दोबारा पढ़ने का। तो बाबर ने कहा, ये जिंदगी मौत की अमानत है और मशहूर और कामयाब होना ये हमारी अमानत है। ये जिंदगी मौत की अमानत है, मशहूर और कामयाब होना ये हमारी अमानत है। तो इससे पहले कि मौत आए और ले ले जो उसकी अमानत है, चलो चलकर ले ले जो हमारी अमानत है। इससे पहले कि मौत आए और ले ले जो उसकी अमानत है, चलो हम चल कर ले ले जो हमारी अमानत है। ऐ मेरे बच्चों, मेरे सामने बैठे हो, निहायत जवान हो, 24 या 21 साल या 18 से 20 या 21 साल आपकी उम्र है। जिंदगी का एक हिस्सा निकल चुका, जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें चलो चलकर ले ले जो हमारी अमानत है। मशहूर और कामयाब होना हमारी अमानत है, जबकि ये जिस्म, ये मौत की अमानत है। इससे पहले वो आए, चलो ले लें जो हमारी अमानत है। ऐ लोगों, मैं अपनी बात को समेटते हुए आपके सामने एक छोटी सी बड़ी प्यारी चीज़ रखना चाहूँगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि आज हम जो भी हैं उसकी नींव हमारे कल में रखी गई थी। ऐसा है ना? आप आज जो भी हैं उसकी नींव आपके कल में रखी गई थी। कल आप जो भी होंगे उसकी नींव आज आप अपने आप में रख रहे हैं। हम आज जो भी हैं उसकी नींव हमारे कल में रखी गई थी। कल हम जो भी होंगे उसकी नींव हम अपने आज में रख रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, बहुत मजबूत नींव रखना अपनी, बहुत मजबूत। कल जो भी होगे उसकी नींव अपने आज में रख रहे हो। ये ज़रूरी है। आपको अपनी आंखें, अपने दिमाग की खिड़कियां खोलनी होंगी। अजीज़ दोस्तों, ग्लोबल लेफ्ट वापस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अमेरिका में तो है ही है डेमोक्रेटिक पार्टी, और बाकी भी अभी यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ में लेफ्ट स्ट्रॉन्ग है, और इंग्लैंड में भी लेबर पार्टी आ जाएगी। ये है इवोल्यूशन। 1917 में जब सोवियत एम्पायर बनी और रशियन रिवॉल्यूशन आया, कम्युनिज्म आया, फिर चाइना में आया, तो ये मज़दूर मेहनत करने वाले कहलाते थे। फिर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के उसमें लग गए। फिर ये पढ़े लिखे शो होने लगे,
जैसे हमारे JNU के ये वो आज ये LGBTQ और चेंज ऑफ सेक्स और ये और वो इन चक्करों में पड़ गए हैं, लेकिन बहरहाल बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। और मैंने देखा ये अभी जो प्रोटेस्ट इनके हो रहे हैं, ये समझने की बात है कि ये यूरोप में वापस स्ट्रेंथ हासिल कर रहे हैं और नज़र ये आ रहा है कि ये वापस एक हमें खूनी इनकलाब नज़र आ रहा है। ऐसे में अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट इलेक्शन जीते एक्सट्रीम राइट के, ये अभी गए थे स्पेन। आप इनका स्पेन का इस्तकबाल देखें, इनका जो स्वागत किया गया है स्पेन में वो हिस्टोरिकल रहा। पब्लिक उनके, क्योंकि अर्जेंटीना वॉज कॉलोनी ऑफ स्पेन और स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है अर्जेंटीना, तो जाहिर है फिर एक वो रहता है। तो ये आए, इनका बड़ा ज़बरदस्त स्वागत किया पब्लिक ने और उनको भारी मान सम्मान दिया गया। ये कुछ उम्मीद की किरणें जो राइट की नज़र आ रही हैं, लेकिन मसला ये है क्या है कि आजकल राइट लेफ्ट की पॉलिसीज़ में भी ज़्यादा फ़र्क रहा नहीं है। अब यहाँ पे मास इमिग्रेशन यूके में है तो राइट की पार्टी रूलिंग है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी हो कि रिपब्लिकन पार्टी हो, क्या फ़र्क आपने देखा? कोई फ़र्क देखा? रिपब्लिकन जॉर्ज बुश ने भी दुनिया के कई मुल्कों पे हमला किया, इराक पे किया, अफ़गानिस्तान पे किया, सब कुछ किया। इसके बाद ओबामा आया, ओबामा ने भी यही किया। यही पॉलिसीज़ इनकी रही हैं सेम। तो मेजर पावर्स में राइट लेफ़्ट का फ़र्क इतना रहता नहीं। लेफ़्ट के बारे में अमूमन ये ख्याल होता है कि लेफ़्ट है ना वो प्रो पुअर होता है और गरीबों की बात करता है, गरीबों की बेहतरी के लिए काम करता है, और राइट है ना वो अमीरों की बेहतरी और अमीरों के राइट्स के लिए बात करता है। लेकिन हम भारत में देखते हैं कि राइट है वो बीजेपी है तो वो गरीबों के लिए काम कर रही है, वो आम भारत की जनता को कहाँ से कहाँ आगे बढ़ा रही है, जबकि कांग्रेस है वो अमीरों के लिए काम कर रही है, बड़े बड़े ख़ानदानों के लिए, डायनास्टिक पॉलिटिक्स पे बिलीव करती है। और ये है, तो ये फ़र्क हमने देखा है। अब पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी लेफ़्ट कहलाती है, अब कहीं से लेफ़्ट नज़र आती है, उसकी कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो लेफ़्ट की है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून राइट कहलाती है, तो दोनों की पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है। लेकिन पाकिस्तान की चलो हम फिर बात नहीं करते कि पाकिस्तान में आर्मी रूल करती है, तो इसलिए इतना फ़र्क हमें नज़र आता नहीं। अजीज़ दोस्तों, भारत में जो इलेक्शन हो रहे हैं इस हवाले से तो भारत को बड़ा, अमेरिका को बड़ा नुकसान हो रहा है कि बीजेपी जीत रही है, और नज़र यही आ रहा है कि बीजेपी भरपूर तरीके से जीतेगी। और क्यों अमेरिका को नुकसान है, ये 1 मिनट से भी कम अरसे में आपको मेजर गौरव आर्या जी बताएंगे। अगर मोदी जी को वोट मिल जाते हैं दोस्तों, जो कि मिल ही रहे हैं, और एक थंपिंग मेजोरिटी से मोदी जी आ जाते हैं, 400 पार नहीं पार वो मेरा मैटर नहीं है, वो मेरा मैटर नहीं है, लेकिन अगर मोदी जी आ जाते हैं तो सबसे बड़ा जो नुकसान हो जाएगा अमेरिका का हो जाएगा। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत, वो चाहता है भारत शक्तिशाली हो, लेकिन उनको ऐसा शक्तिशाली भारत चाहिए जो उनके इशारों में नाचे। उनको बेसिकली एक बड़ा पाकिस्तान चाहिए। जैसे पाकिस्तान को $4 फेंके, पाकिस्तान लेट जाता है ना, भारत कहता है मैं तुम्हें डॉलर नहीं चाहिए तुम्हारे, अगर हम तुमसे कुछ चीज खरीदे हैं तो दाम बताओ, पैसे लेकर जाओ, सामान दो, कहानी खत्म हो गई। इनको ये रिलेशनशिप समझ में नहीं आता अमेरिकनों को। अमेरिकन से कहते हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल कि भारत जैसा देश जहां पे कल लोग भूखमरी से मर रहे थे, जहां पे बहुत ज्यादा अराजकता थी, जहां पे राइट्स होती थी, सिविल वॉर जैसी एक दो बार कंडीशन हो चुकी है, इमरजेंसी एक बार लागू हो चुकी है, भारत में इतने कांड होते थे, इतने कलेश होते थे, वहां वो भारत तरक्की करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अब तो हमारे हाथ नहीं लगेगा। अजीज दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका की ही बात निकली है तो अमेरिका में अभी ये हुआ है कि अमेरिका का जो इंटरफियरेंस है ना दूसरे मुल्कों में, वो बहुत ज़्यादा रहता है। और ये है ना, अभी अमेरिका के 3 फौजी पकड़े गए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में, अफ्रीका का मुल्क है। और कोंगो एक्चुअली जाहिर कहलाता था। जब मैं बेल्जियम आया था ना 90 में, तो उस वक्त ये जाहिर कंट्री होता था, इसका नाम जाहिर होता था, मोबूतो इसका प्रेसिडेंट होता था। तो ये बेल्जियम की कॉलोनी रही है, इसका नाम बेल्जियन कोंगो होता था। फिर ये इसमें रिवॉल्यूशन आया और
इसका नाम वापस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो रखा गया। कोंगो में रिवॉल्यूशन लाने के लिए सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट को बाय फोर्स चेंज कराने के लिए, कू के लिए एक कोशिश की गई थी। 50 लोग गिरफ्तार हुए, इसमें 3 अमेरिकन थे। इनके पासपोर्ट की कॉपियां भी पब्लिक कर दी गई हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हैं। 36 साला यूएस सिटीज़न जो मैरीलैंड में पैदा हुआ। बाकी अब यूएस एम्बेसडर जो कोंगो में है, लूसी तामलिन, उसने कहा है कि हाँ ये 3 अमेरिकन सिटीज़न हैं, लेकिन इसमें हमारी सरकार का कोई काम नहीं, हमारे लोग नहीं है, ये अमेरिकन सिटीज़न है, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं। ये कोंगो का एक पॉलिटिशियन है क्रिश्चियन मलंगा, जो कि अमेरिका में रहता है। उसने ये कू कराने की कोशिश की गई थी और ये अमेरिका से आया था, कोशिश की कू कराने की, मारा गया। 50 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 3 अमेरिकन थे। ये है अमेरिका का हिसाब किताब के हर मुल्क के पंगे में ये पड़ते रहते हैं। अजीज दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर स्पीचेस कर रहे हैं। Wanted to stop terror from coming into our country, but I couldn't talk about it because I didn't want to do that, and then the following day something happens. So I went 4 years keeping my mouth shut on that particular subject, but now I talk about it all the time. We had no attacks. We didn't have a World Trade Center. We didn't have the attacks like you've seen, and certainly that you see in other countries. And by the way, now we're getting involved again in the Middle East. Look what's happening. You're getting involved. Here we go again with the Middle East. We spent $9 trillion, killed millions of people, including our side, their side, millions of people. $9 trillion. You know what we got? Nothing. Nothing. You got death, you got blood, you got nothing. And it just, we spent our blood and our treasure, as they say. Our blood and our treasure. And our blood is more important than our treasure. And it's a shame. It's a shame. I beat ISIS, you're right. Thank you for telling me that. You're right. I was getting to that, but it's very good. He's sharp, this one. Thank you. We did. We beat the hell out of ISIS. It was supposed to take 4 to 5 years. We got it done in 4 months, I'd say. 4 months. 100% of the ISIS caliphate. अब आप देखें कि खुद डोनाल्ड ट्रंप इनको कैसे आने देंगे। मुझे ये बताएं, अमेरिका की डीप स्टेट डोनाल्ड ट्रंप को कैसे आने देगी जब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें करेंगे तो डीप स्टेट तो उनको आने नहीं देती। तो मुझे उम्मीदें कम ही लग रही हैं कि भरपूर धांधली होगी और ऐसा रिग्ड इलेक्शन होगा कि वापस हमें इस बाइडेन की सड़ी हुई शक्ल 5 साल 4 साल देखनी होगी। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. काइंडली कीप सपोर्टिंग.